डियर कैडेट्स, आज मैं आपको संचार के प्रकार के बारे में थोड़ा कुछ समझाना चाहता हूँ। इन स्लाइड्स के माध्यम से आप संचार को भली प्रकार समझ सकते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम के रूप में कुछ हेल्प ले सकते हैं। संचार, जैसे कि इसमें दिखाया गया, संचार क्या होता है? हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जो बातें करते हैं, दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति आपस में जो बातें करते हैं, उनमें होता है वो अपने जो विचार होते हैं वो एक दूसरे को समझाते हैं, उनको बताते हैं, अपनी बात हम दूसरे को बताते हैं। अब ज़रूरी नहीं है वो बातें बोल के ही बताई जाए। जो बोल नहीं सकते हैं वो अपनी सांकेतिक भाषा होती है उसमें बताते हैं। जानवर अपने अलग तरह के से एक दूसरे को बताते हैं, या जो देख सकता है केवल वो लिख के बता सकता है। हमारे आर्मी या सेना में हम लोग रेडियो तरंगें से एक दूसरे को संचार माध्यम लगाते हैं, फ़ोन से, सैटेलाइट वगैरह से, और बहुत डिजिटल रूप में भी हम आपस में एक दूसरे से संचार कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जटिल और उपयोगी चीज़ है जो कि आधुनिक युद्ध में सेना के बहुत ज़्यादा काम आती है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने कैडेट्स को जितने भी सेना हैं उनमें विभिन्न प्रकार के संचार के माध्यम जो है उसके बारे में बताना है। इस स्लाइड का मुख्य उद्देश्य यही है। इसमें संचार को दो भागों में बांटा गया है। पहला लाइन संचार, दूसरा रेडियो संचार। लाइन संचार का मतलब उस संचार माध्यम से है जिसमें हम तार के द्वारा एक व्यक्ति की बातें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। इसको हम टेलीफोन भी बोलते हैं। जो पुराने ज़माने का टेलीफोन था उसमें वायर्स डलते थे। ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था और यह स्थायी माध्यम होता है और संचार का मूल माध्यम यही है और सबसे अच्छा संचार का साधन भी इसी को माना जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, इनका आपस में कम्युनिकेशन रहता है। बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। आपकी बातें दो बातों के आदमियों के अलावा कोई तीसरा नहीं सुन पाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता की बातें भी सर्किट या संदेश हम पहुंचा सकते हैं। जैसे टेलीग्राफ वगैरह में बहुत लिमिटेड टाइप का पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम इसमें कितनी भी लंबी बात हम इजीली बता सकते हैं और यथाशीघ्र वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। जहाँ हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। इसके भी कुछ नुकसान हैं, जैसे जो कि वायर वगैरह जो होते हैं वो पूरे पड़े होते हैं, तो उसमें कोई जैसे आपकी वायर को काट देता तो आपका कम्युनिकेशन वो ठप कर सकता है। दुश्मन को आपका मालूम पड़ जाए का लाइन कहाँ से जा रही तो वो कट करके आपकी संचार को बाधित कर सकता है। दूसरा इसका नुकसान, इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अलग अलग ऊबड़ खाबड़ जगहों बहुत संचार की जो केबलें डाली जाती हैं उसके लिए बहुत सोच समझ के जगह का चुनाव करना पड़ता है और निर्माण कार्य में लागत भी बहुत लगती है। यह महंगा भी बहुत है क्योंकि जो वायर वगैरह आते हैं उनकी कम्युनिकेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो बहुत महंगे होते हैं। दूसरा जो भाग था हमारा वो रेडियो संचार का होता है। रेडियो संचार जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से द्वारा होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई हमारी जो बोलने की ध्वनि है वो भी एक तरह की वेव से हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदल दिया जाता है और वो फिर रेडियो तरंगों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली पहुंच जाती हैं। वहाँ पर ट्रांसमीटर रिसेप्शन की सहायता से जो भी हमारा मैसेज होता है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इसमें बहुत कम टाइम लगता है और यह संदेश बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है।
हम सभी ने हमने पढ़ा है विज्ञान में कि जो ध्वनि होती है वो वेव्स की या तरंगों की फॉर्म में चलती है, और जो भी हम बात करते हैं वो कंपन पैदा करती है, वो आगे के बिंदु में कंपन को पास होता है, ऐसे धीरे धीरे करके वो एक दूसरे बिंदु तक पहुंच जाते हैं। जितनी भी तरंगें होती हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगें, दूसरी विद्युत चुम्बकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो किसी पदार्थ में उत्तेजना से पैदा होती हैं। जैसे हम किसी लोहे के टुकड़े को दूसरे लोहे के टुकड़े में मारेंगे तो जो वेव्स पैदा होंगी वो यांत्रिक या मैकेनिकल वेव्स होंगी। विद्युत चुम्बकीय तरंगें वह तरंगें होती हैं जो किसी भी माध्यम में जा सकती हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरणों से ही पैदा होती हैं। जबकि यांत्रिक तरंगों के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम जरूर, जैसे हवा या कोई पदार्थ चाहिए होता है। ये वैक्यूम में आगे यात्रा नहीं कर सकती। हमारा वायुमंडल जो है मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। जैसे हम अगर अपनी ज़मीन से स्टार्ट करें तो सबसे पहला 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होता है, जिसमें हम सब लोग रहते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर 12 से 50 किलोमीटर में होता है, जिसमें हवाई जहाज वगैरह उड़ सकते हैं। 50 से 80 किलोमीटर मेसोस्फियर होता है, जहाँ पर बादल वगैरह, बारिश वगैरह या बिजली वगैरह चमकती रहती है। उसके ऊपर थर्मोस्फियर होता है 70 से 700 किलोमीटर में, यहाँ टेम्परेचर वगैरह बहुत गर्म गैसें होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और उसके भी ऊपर एक्सोस्फियर होता है जो हमारा वायुमंडल है, जिसमें हमें आकाशगंगा वगैरह, नक्षत्र वगैरह ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जो वेव्स का जो प्रचार का तरीका होता है उसमें 2 चीज़ें मुख्य होती हैं, एक ट्रांसमीटर, दूसरा रिसीवर। ट्रांसमीटर वो होता है जिससे कि वो वेव्स पैदा की जाती है, मतलब जब हम जिस चीज़ भाग में बोलते हैं वो ट्रांसमीटर कहलाता है, और जिस भाग से हम सुनते हैं या उन वेव्स को एक्सेप्ट करते हैं वो रिसीवर कहलाता है। इसमें हम जो भी ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि को ट्रांसमीटर क्या करता है, ध्वनि को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देता है, और रिसीवर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ध्वनि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा आई है उसको वापस से ध्वनि में बदल देता है। और इसके लिए फ्रीक्वेंसी, स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे ही वो चीज़ें पास की ऑन होती हैं, जिससे कि हम उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करके उसको सुन सकते हैं। जैसे FM हो गया, उसकी अलग अलग फिर 93.5, तो 93.5 उसकी फ्रीक्वेंसी है। उस पर हम जो 93.5 पे हमें आ रहा होगा संगीत वो सुनाई देगा, 91.0 पे आ रहा होगा वो अलग सुनाई देगा। जैसे रेडियो वेव्स में जो आ रहा होगा MF वो अलग सुनाई देगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हम अलग अलग चीज़ों को सुन सकते हैं। मतलब जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी आप ये समझ लें कि जैसे एक चौराहे से 5 रोड निकल रही हैं और एक ही जगह जा रही हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हैं, कोई सीधी जा रही है, थोड़ा घूम के जा रही है। तो ऐसे ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग प्रकार के हम सब ध्वनि को भेज सकते हैं। जो हमारे आकाश में जो तरंगें भेजी जाती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ होती है। मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, मात्रक जिसे बोलते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी को मेगाहर्ट्ज़ में नापते हैं, और इसकी रेंज जो होती है इन आकाश तरंगों की 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। ये रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से 150 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपयोग कर सकते हैं, और ये आयनोस्फीयर द्वारा वापस प्रतिबंधित होती हैं, इसलिए उससे अधिक ऊंचाई पर हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। अंतरिक्ष तरंग प्रचार, ये तरंगें जो होती हैं 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ या उससे अधिक की जो उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगें होती हैं उनको हम लेते हैं। इनको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स भी बोला जाता है। इनको ये सीधी रेखा में चलती हैं, बहुत तेज़ गति से चलती हैं, और ये स्ट्रेटोस्फीयर की रेंज में
यात्रा करती हैं। इनकी रेंज पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, दो स्टेशन के बीच में, जिसमें हम अगर 50 किलोमीटर दूर से भी हम फ्रीक्वेंसी डेवलप करते हैं तो आसानी से हम दूसरा 50 किलोमीटर दूर पर उनका जो स्टेशन है वहाँ पर इसको मालूम कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तीसरे टाइप की जो होती हैं वो जमीन तरंग प्रचार। जमीन तरंग प्रचार में क्या होता है, जो रेडियो वेव्स ली जाती हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए हमें अर्थ की सरफेस की ज़रूरत होती है, और इसका जो ग्राउंड वेव सिग्नल की वो होता है वो 30 किलोमीटर की मात्रा तक होता है। छोटी दूरी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी उपयोगी है, क्योंकि छोटी दूरी में इनका जो सुनने की और जो ट्रांसमिशन की पावर है बहुत अच्छी होती है। ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर। ट्रोपोस्फेरिक जो आपको मालूम है, ये जो वेव्स हैं ये काफ़ी माइक्रोवेव रेडियो वेव्स के साथ संचार करती हैं और बहुत ज़्यादा दूर तक ये जा सकती है, जैसे 300-400 किलोमीटर तक ये आराम से ट्रैवल कर सकती हैं। बाकी इनकी ट्रैवल की जो शक्ति होती है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सरफेस है। मान लो समतल इलाका है तो आराम से ज़्यादा अब ट्रैवल कर लेंगी, लेकिन अगर पहाड़ी इलाका है तो वो पहाड़ वगैरह अवरुद्ध हो जाती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी वो डिस्टेंस जो उनकी ट्रैवल करने की क्षमता है थोड़ी सी कम हो जाती है। इनको भी रिसीवर स्टेशन के द्वारा ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हम भेज सकते हैं, और इनका 30 से 40 मील तक, मतलब लगभग 45 से और 65 किलोमीटर या 64 किलोमीटर तक इसको हम भेज सकते हैं। ये भी बहुत एक डिपेंडेबल थिंग है, मतलब बहुत सुरक्षित है, क्योंकि इसमें डिश एंटीना लगाया जाता है जिससे कि अवरोधन नहीं हो पाता, मतलब डिश एंटीना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को कैच करके और हमें इजीली मिल जाता है। पानी वानी के ऊपर, ये पानी वानी में ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा काम करती है। नेट रेडियो। नेट रेडियो में क्या है, मोबाइल का जो मेन काम होता है उस तर्ज पे ये काम करता है। उसमें सिग्नल कम्युनिकेशन मूल होता है, वो ये ज़मीन, मौसम की बनावट और इन सब पर डिपेंड करता है, और चीज़ें भी बहुत सारी प्रभावित करती हैं, जैसे रेडियो टेलीफोनी। ये रेडियो टेलीफोनी एक तरह का ये भी एक संचार का माध्यम है, इसमें डिफरेंट उपकरण लिए जाते हैं और रेडियो को मतलब टेलीफोन के जरिए उसका काम लिया जाता है। रेडियो टेलीग्राफी। रेडियो टेलीग्राफी हम क्या करते हैं, इसमें संदेश वगैरह जो होते हैं वो भेजते हैं। टेलीप्रिंटर्स। टेलीप्रिंटर से वो प्रिंट करते हैं, जो मैसेज भेजते हैं वो वहाँ प्रिंट हो जाता है। नेट रेडियो के फ़ायदे क्या हैं? नेट रेडियो के फ़ायदे क्या हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि ये मैसेज आपको अगर अवरुद्ध करना है तो केवल टर्मिनल्स पर ही अवरुद्ध कर सकते हो, बाकी ये कहीं पे बीच में आप इसे रोक नहीं सकते, और टर्मिनल हमारे सुरक्षित होते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा बहुत मतलब सटीक है, जिसको कोई और लोग नहीं पकड़ सकता है। ये बहुत लचीला होता है। लचीला मतलब एक जगह से दूसरी जगह इजीली से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और बहुत फास्ट कम्युनिकेशन का तरीका है ये। हम मूवमेंट करते करते इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज काफ़ी कम होती है और इसके लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से हम इसको यूज़ कर पाते हैं। इसके नुकसान क्या हैं? इसका नुकसान बेसिकली सभी लोग सोशल मीडिया वगैरह, साइबर कैफ़े वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो लगभग एक जैसी टेक्नोलॉजी होने के कारण इसको हम रोक सकते हैं, या बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से ये थोड़ा सा रुक सकती है। ऑपरेटर्स वगैरह इसको नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा बाधित हो सकता है। इसकी सुरक्षा के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसको डिफरेंट कोडिंग वगैरह डाल के इसको सुरक्षित किया जाता है, जिससे कि इस हमारी मेन चीज़ों को, हमारे मेन संदेश को कोई और ना ले सके। रेडियो रिले। रेडियो रिले का मतलब 25 से 35 किलोमीटर के बीच की दूरी में संबंध स्थापित करने के लिए ट्रांसमीटर रिसीवर को यूज़ में लिया जाता है, और ये पॉइंट सिग्नल के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। रेडियो रिले के फ़ायदे, इसमें बहुत कम
पैसे से हम इसको स्थापित कर सकते हैं। ये वहाँ पर इलाके में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कोई और लाइन संचार को प्रयोग में नहीं ला सकते। बहुत ज़्यादा लचीला होता है। पहाड़ी इलाकों पे इसको थोड़ा परेशानी होती है, बाकी मैदानी इलाकों में इसको बहुत आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके द्वारा मल्टी चैनल का भी प्रयोग करके हम एक लिंक से दूसरे लिंक पर चीज़ें भेज सकते हैं। रेडियो रिले के नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि असुरक्षित है। इसको कहीं भी स्थापित करें तो वो इसको बीच में भटकाया जा सकता है, इसलिए इसकी सुरक्षा जरूरी होती है। जैमर लगा के इसको जाम किया जा सकता है तो हमारा कम्युनिकेशन रुक जाएगा। उस स्टेशंस के बीच में उचित रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस होगा तो इजी, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम मूवमेंट के द्वारा इसको यूज़ में नहीं ला सकते हैं। नेट रेडियो की तुलना में इसमें थोड़ा अधिक महंगी होती है और इसके बारीकी से समझने के बाद ही इसको स्थापित किया जा सकता है। अगर हम सब अभी तक हमने जो पढ़ा उसके सार में कुछ कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि संचार जो है उसने हमारे सभी के जीवन पर बहुत प्रभाव डाला है और डालता भी है। हमें जब बहुत सारी बातें संचार के माध्यम से एक दूसरे की बातें हमें मालूम पड़ती हैं और ये बहुत उपयोगी भी है। लाइन और रेडियो संचार दोनों ही फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हमारे जीवन में इन्होंने बहुत फ़ायदा पहुंचाया, हमारे जीवन को अच्छा बनाया है। सेना के संबंध में या सुरक्षा के संबंध में इसको बहुत ज़रूरत है और संचार के माध्यम को हमें अच्छे से समझना चाहिए। इसकी बारीकियों को भी हमें एक दूसरे को समझाना चाहिए।